मेहमान स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। मार्केट विशेषज्ञ नरेंद्र वाधवा जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल मेरा यही है कि जब तक कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं कि जिस तरह से हमने बाजार की तेजी पर एक ब्रेक लगता हुआ देखा, शुक्रवार का जो सेशन था अच्छी खासी बिकवाली उसमें हावी होती हुई नजर आई। अगले हफ्ते किन ट्रेंड्स और किन ट्रिगर्स पर निवेशक फोकस कर सकते हैं नरेंद्र जी? धन्यवाद मेरे को बाजार सप्ते में लेने के लिए। देखिए, हमारा जो बाजार है पिछले कई हफ्तों से बड़ा रनअप बड़ा फास्ट हुआ था और खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर बड़ी तेजी आई थी और कई जगह मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में बहुत अभी तेजी है, बट कई स्टॉक ऐसे रनअप हुए थे जहां पर उसकी मार्केट की वैल्यूएशन पे सवाल उठने शुरू हो रहे थे और कॉशन की जरूरत थी। वही हमारा पहले व्यू था कि इस टाइम पर बाजार काफी ओवर वैल्यूड है, कई स्टॉक ओवर वैल्यूड है, उसमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, इसी हफ्ते के अंदर फेड ने अपनी पॉलिसी डिसाइड करी है। उन्होंने अपना व्यू दिया है कि वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर थमते नजर आ रहे थे वो खत्म नहीं हुए। उन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ सकते हैं, तो इसी पे हमारे बाजारों ने थोड़ा सा करेक्शन किया है। नरेंद्र जी, एक चीज़ जो तमाम एनालिस्ट भी मान रहे हैं और हमने भी इसे ऑब्जर्व किया है कि ख़ास तौर पर जो स्मॉल कैप और मिड कैप हमारा इंडेक्स है उसमें ज़्यादातर निवेशक अब फोकस कर रहे हैं। किस तरह का ट्रेंड आप इन दोनों इंडाइसेस में आते हुए समय में देख सकते हैं? मेरे को लगता है कि ये स्मॉल और मिड कैप जो है इसमें अभी स्टीम बाकी है, बट इन्वेस्टर को ये ध्यान रखने की जरूरत है वो इंडिविजुअल स्टॉक पे जरूर ध्यान दे। इंडेक्सेस जो है उसकी बजाय वो इंडिविजुअल स्टॉक्स उसके फंडामेंटल्स को अगर देखकर चलेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई पीक पे हैं या नियर पीक पे हैं। अभी काफी स्टीम है इसके अंदर। जी नरेंद्र जी, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। आनंद सौरभ जी जुड़े हैं बिहार से। आनंद जी, सुप्रभात, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, हम यूको बैंक में अपना शेयर इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो क्या यूको बैंक का शेयर रखना उचित होगा अभी या उसको सेल करना ठीक होगा? देखिए, पीएसयू बैंक जितने हैं उसके अंदर पीछे इतना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हुए हैं। मैं सिर्फ यूको बैंक, इंडियन बैंक या और बैंकों की बात नहीं कर रहा, पूरा पीएसयू बास्केट की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर पूरी प्रोविजनिंग हो गई है और पिछले जितने इसके अंदर बैड डेट्स और एनपीएस थे वो काफी अकाउंटिंग हो चुकी है गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, आरबीआई की पॉलिसी की वजह से। मेरे को लगता है पूरा बास्केट जो है पीएसयू बैंक्स का, इसको अगर अभी आप थोड़ा सा मिड टर्म लॉन्ग टर्म रखना चाहेंगे तो ये आपको बहुत वैल्यू क्रिएट करेगा, वेल्थ क्रिएट करेगा। मैं इसमें सलाह दूंगा कि बड़े जो बैंक्स हैं जैसे पीएनबी और कैनरा बैंक, ये एसबीआई के बाद ये दोनों बहुत अग्रिम बैंक है। इसके अंदर भी अगर आप निवेश करेंगे तो ये बहुत आपको आगे वेल्थ क्रिएट करके देंगे। इसमें बने रहिए। नरेंद्र जी, क्योंकि हम रेट सेंसिटिव सेक्टर की बात करते हैं, ऐसे में बात अगर फाइनेंशियल सेक्टर की हमने अभी की, और ऑटो इंडस्ट्री पर आपका क्या टेक रहेगा? खास तौर पर हमने कई ऐसी खबरें देखी जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए एक नया गेम चेंजर हम मान सकते हैं इस सेक्टर को। उस लिहाज से ऑटो पर किस तरह का व्यू रहेगा आपका? ऑटो हमारे यहाँ पर मैं 4 सेक्टर की बात करूंगा। इसके अंदर हमारे को हमेशा इन्वेस्टर को ध्यान रखना है जिसके अंदर आगे बहुत आपको वेल्थ क्रिएट होगी। उसके अंदर एक ऑटो और ऑटो एंसिलरी है, तो ये सेक्टर के अंदर मैं बहुत बुलिश हूँ पर्टिकुलरली इसके अंदर। बट मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में बोला था कि ये सारे सेक्टर जो हैं इसमें रनअप हुआ है काफी। आप स्टॉक स्पेसिफिक होंगे तो उसका काफी फायदा होगा, बट एज ए सेक्टर ओवरऑल मैं काफी बुलिश हूँ। खासकर 4 व्हीलर और एलसीवी सेक्टर जो है, जो अपना कमर्शियल व्हीकल है उसके अंदर काफी है। 2 व्हीलर के अंदर, क्योंकि रूरल के अंदर हमने देखा है मानसून में इरेटिक है। लास्ट मंथ के अंदर जो मंथली मानसून है उसका डाटा है वो काफी अच्छा नहीं आया। तो रूरल बेस्ड जो कंजम्पशन बेस्ड स्टोरीज है उसके अंदर मैं थोड़ा सा पॉज लेना चाहूंगा। तो 2 व्हीलर पे मैं इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ फिलहाल, बट
फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल जो है वो काफी अच्छे एरिया लगते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, प्रवीण सिंह जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। प्रवीण जी पूछिए अपना सवाल। मैं IRFC का शेयर लिया हूँ। मैं 25 साल के लिए अभी स्टॉक करना चाहता हूँ, तो क्या मैं 25 साल के लिए इसको होल्ड कर सकता हूँ? नवीन जी। अगेन मैं जैसे 4 सेक्टर की बात कर रहा था, उसमें से एक सेक्टर हमारा रेलवेज और डिफेंस भी है। ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इनबाउंड प्रोडक्शन और डोमेस्टिक कंपनियों के अंदर ये जो सारा बिजनेस दिया जा रहा है, गवर्नमेंट का प्रेफरेंस है कि हम लोकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें और वो सारा काम जो है अपनी लोकल कंपनीज, इंडियन बेस्ड कंपनीज को ज्यादा दिया जाए। तो मेरे को लगता है रेलवेज के अंदर रेलवे की बुकिंग, रेलवे की केटरिंग, ये सारा IRFC हमारा देखते हैं। और इसको अगर आप होल्ड करेंगे 25 साल, मेरे को लगता है आपकी वेल्थ क्रिएशन में आपको बहुत सहायता मिलेगी और इसमें बने रहिए। ये बहुत लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। और अभी देखिए नए नए रेलवे ट्रैक, नई नई लाइनें बन रही हैं और उसके अंदर डोमेस्टिक जो आपका कम्यूटेशन होगी और लोग ट्रेवल करेंगे, वो मेरे को लगता है जैसे जैसे हमारा ये रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा तो लोग एयरवेज की बजाय जो छोटे डिस्टेंसेस हैं 200-400 किलोमीटर में रेलवेज पे आएंगे और ये स्टॉक उसको उसकी पूरी प्रॉक्सी है जिसमें बने रहिए। नरेंद्र जी, लगातार जिस तरह का कॉल एक निवेशक को लेना चाहिए, हम उस पर भी इस पूरे शो पर चर्चा करते हैं। अभी हमने लास्ट वीक भी ये जो मार्केट विशेषज्ञ थे उनसे बात की, उन्होंने कहा बाय ऑन डिप्स का ये हफ्ता रह सकता है। क्या बाय ऑन डिप्स एक सही रणनीति होगी आने वाले हफ्ते के लिए, या कॉन्ट्रेरियन कॉल भी निवेशक ले सकता है अगर वो मार्केट की समझ के साथ आगे बढ़ता है जिस तरह से आप कह रहे हैं? देखिए, जो हम टेक्निकल व्यू लेने की बात कर रहे थे तो हमारा लग रहा था कि 19,700 पे आके इसको सपोर्ट मिलेगा एक बार। हम उसी रेंज के अंदर हैं, 19,600 19,700 पे। यहाँ पर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी इस हफ्ते चलनी चाहिए, आप बिल्कुल उस पर ध्यान रखिए। कॉन्ट्रेरियन मेरे को नहीं लगता कि अभी जो है, जो जिस हम फेज के अंदर हैं, जिस मोमेंटम में है, अभी ये मोमेंटम टूटा है, तो आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को इस हफ्ते फॉलो कर सकते हैं। आईपीओस को लेकर भी बाजार काफी बुलिश नजर आ रहा है नरेंद्र जी। हमने देखा कि अभी यात्री निवास का आईपीओ आया था, उससे पहले भी कई आईपीओस अच्छे लिस्टिंग के साथ बंद हुए। आने वाला हफ्ता भी आईपीओस वाला है। उस लिहाज से अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या फिर जो लॉन्ग टर्म की अवधि के साथ निवेश करना चाहता है, आईपीओस को लेकर किस तरह का स्टैंड एक निवेशक के मन में होना चाहिए? देखिए, जब मार्केट की पीक और मार्केट की बॉटम की बात करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर बहुत सारे आईपीओ आने शुरू हो गए हैं, क्या हम कहीं प्लेटू पे तो नहीं पहुंच रहे। तो ऑल्दो बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं और मार्केट में मनी रेज करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। नए प्रमोटर्स आ रहे हैं आईपीओ लेके, बहुत सारे एसएमई के भी इशू आ रहे हैं। नए निवेशक को तो मैं हमेशा कहूंगा वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आए, क्योंकि आपके लिए पैसा मैनेज एक प्रोफेशनल कर रहा होता है, उसी के अंदर वो आईपीओ को बिल्कुल ये हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई है, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा रास्ता हो सकता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, देवेंद्र कुमार जुड़ गए हैं उदयपुर राजस्थान से। देवेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। ये एनटीपीसी का क्या फ्यूचर है और ये दीपक नाइट्रेट का क्या फ्यूचर है, भविष्य आगे कुछ इसमें कमाई के हैं क्या मौके? देखिए, एनटीपीसी आपने देखा होगा कई सालों की जो अपनी उसकी रेंज थी 200 तक की रेंज थी, उसके अंदर वो अटका हुआ था 10 सालों से, वो उससे बाहर निकला है। और मैंने जैसे पहले भी आंसर दिया था कि गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारी जो पावर कैपेसिटी है, जो एनर्जी बास्केट है, उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट हो और मतलब सरप्लस हो। हमारी जो डिमांड है उसको ऑल्टरनेटिव और हाइड्रो जो पुराने हमारे सोर्सेज थे, तो एनटीपीसी ये दोनों के अंदर है। जो न्यू एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी के अंदर उन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है और बहुत बड़ी कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। और मैं कहूंगा ये एनर्जी है पूरे वर्ल्ड का एक आपका पहला इंडिकेटर होता है कि एनर्जी सेक्टर अगर अब चल रहा है तो पूरी मार्केट चलती है, उसी से पता लगता है। एनटीपीसी में मैं कहूंगा इसको भी, अगर आप जैसे हमारे प्रीवियस कॉलर ने बोला था
कि बड़े टाइम की इन्वेस्टमेंट है, मैं इसको उसी कैटेगरी के अंदर लेना चाहूंगा। आप इसको एक लॉन्ग टर्म अगर उसको रखेंगे, इन्वेस्टमेंट रखेंगे, आपको बहुत अच्छी गेन मिलेगी। बड़ी इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र जी, तो क्या ऐसा भी निवेशक कर सकता है कि बड़ी इन्वेस्टर एक स्टॉक तक सीमित ना करके उसे बाइफरकेट कर दिया जाए? तो थंब रूल क्या रहेगा उन 4 सेक्टर्स को लेकर जिसमें मान लीजिए आपके पास 500 रुपए हैं और अगर आप 100 रुपए किन्हीं 4 सेक्टर्स में निवेश करना चाहते हैं, वो टॉप पिक्स आपके क्या रहेंगे? हाँ, देखिए, मैं अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि 4 या 5 सेक्टर जो है, देखिए थंब रूल ये है कि कहीं पर भी बोला जाता था डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो वही वाली यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि सब कुछ एक ही जगह नहीं रखना, उसको डिफरेंट एसेट्स में रखना है। अगर आपने एसेट उसके अंदर चूज करी है, कैपिटल मार्केट और रिस्क एसेट रखी है, उसके अंदर भी आपको देखना है कि सारा एक ही स्टॉक में ना रख के उसको आप डिवाइड करिए। 20% आपके अगर 100 रुपए हैं तो 20 रुपए से ज्यादा एक किसी भी स्टॉक में ना रखिए। मैक्सिमम स्टॉक जो है, जो हम सजेस्ट करते हैं, 15 या 20 स्टॉक से ज्यादा नहीं रखने चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिससे आप उस पर फोकस कर पाए। रही बात सेक्टर्स की, जैसे मैंने कहा डिफेंस, रेलवेज एक बहुत बड़ा सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हम अभी भी जो है एक मनी स्टॉक और वो वाली कंट्री है जहां पर क्रेडिट ऑफ टेक बहुत बड़ी होगी आने वाले टाइम में, जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, तो बैंकिंग के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिफेंस और रेलवे, बिल्कुल आप अहम सेक्टर्स बता रहे हैं थंब रूल के लिए। हमारे साथ राजकोट गुजरात से राजेश पारेख जुड़े हुए हैं। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। सवाल है मेरे पास मज़ागॉन डॉक यानी मज़दॉक के 40 शेयर है, 1958 रुपीज का एवरेज प्राइस है मेरा बाइंग प्राइस। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको होल्ड करना चाहिए? एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं मिस कर गया आपके स्टॉक का नाम बताइए राजेश जी एक बार फिर से। मज़दॉक MAZDOC मज़दॉक मज़दॉक कह रहे हैं। मज़दॉक अगर मैं ठीक सुन पा रहा हूँ तो उन्होंने वो डॉक के अंदर जो हमारा है मज़दॉक, उसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इनके पास तो एक लैंड इतना है बॉम्बे के अंदर, अगर ये कन्वर्ट करते हैं, बट एज ए बिजनेस भी मैं देखूं इसके अंदर, देखिए जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर, तो ये पोर्ट सेक्टर एक बहुत अच्छा काम करना शुरू करता है। सारा लॉजिस्टिक का बेस जो है यहीं से स्टार्ट होता है, बल्क के अंदर जहां पर लॉजिस्टिक होती है। और ये एक बहुत अहम ये स्टॉक है जो कि एक तो अपने लैंड बैंक के ऊपर इतना बड़ा बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं वो अनलॉक होगा, उसका फाइनेंशियलाइजेशन होगा। दूसरा, एक पोर्ट बिजनेस जो है, आप देखिए इंडिया के अंदर ये एक ही कंपनी है जो कि जैसे अडानी पोर्ट को बोलते हैं और बाकी उनके पास पोर्ट्स है, और यही एक बड़ा पोर्ट है जो कि लिस्टेड स्पेस में है। ये आपको बहुत अभी पीछे 1 साल में ये मेरे ख्याल डबल ट्रिपल हो गया है। और मेरे को लगता है इसके अंदर अगर लैंड पार्सल का ही देखा जाए तो अभी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन की मेरे को स्कोप लगता है। आप इसमें बने रहिए, बहुत आपको इसके अंदर भी आपने ज्यादातर आज जितने कॉलर्स थे उन्होंने ऐसे स्टॉक बोले हैं जो मेरे ये जेम्स हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं सारे, तो इनमें बने रहिए। चलिए, जो जेम्स की हम बात कर रहे हैं, अब असल में जरा ज्वेलरी सेक्टर की भी बात कर लेते हैं। खास तौर पर अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं इक्विटी से अलग, तो कमोडिटी मार्केट ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया नरेंद्र जी। खास तौर पर अगर हम गोल्ड की बात करें, ऑप्शन क्या रहना चाहिए? ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, या फिर अभी भी फिजिकल गोल्ड ही लोगों की पसंदीदा हम कह सकते हैं विकल्प होता है निवेश के लिहाज से? भारत के अंदर ये इट इज इन आवर ब्लड टू इन्वेस्ट और सेव, और उसके अंदर भी सेविंग के अंदर जो हमारा स्पेशल जो इंटरेस्ट है गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो फॉर्म है ज्वेलरी का। लोग पोजेस करना चाहते हैं फिजिकल गोल्ड। तो अगेन, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा पीछे कई सालों से देखा, क्योंकि हम इतना सारा इंपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इसको मोनेटाइज करने के लिए जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दिए हैं, ये बहुत ही जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप गोल्ड होल्ड भी करते हैं, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इससे बढ़िया आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी अगर आप गोल्ड चाहते हैं। बट अगर उसके अंदर एक और विकल्प, जैसे आपने बोला ETFs है, गोल्ड ETFs, ये भी अच्छा विकल्प है।
बट मैं लेकिन बोलूंगा कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हैं वो अगर आप गोल्ड पोजेस करना चाहते हैं डीमेट फॉर्म के अंदर तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। बाकी तो इंडिया का ज्वेलरी फेस्टिवल सीजन है, हर एक फिजिकल गोल्ड लेना चाहता है तो वो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। और एक और अहम बात यहाँ पर ये भी है कि जिन हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, ब्लू चिप्स हैं या फिर हम लार्ज कैप कंपनीज की बात करते हैं, कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं या फिर ऐसे सेक्टर्स हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम स्मार्ट सिटीज़ का जिक्र करते हैं नरेंद्र जी, तो इसमें सीमेंट सेक्टर आ जाता है, टाइल सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स की बात हुई तो इसमें कई ऐसी कंपनीज हैं जो की प्लेयर साबित हो रही हैं। उन सेक्टर्स की पहचान कैसे की जाए? आपने बिल्कुल मेरे मन की बात रखी। मैं ये सेक्टर बोलने की कोशिश कर रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो इंडिया में हो रही है वो बहुत अनपैरेलल है। मैं अभी ब्रिक्स में जोहानिसबर्ग गया मोदी जी के साथ, और उसके बाद हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि जो हम रोडवेज बना रहे हैं, जो नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, जो बाकी कंस्ट्रक्शन हो रही है इंडिया में, एक नया इंडिया बनने की कोशिश हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो जैसे आपने बोला सीमेंट, और उसी तरह से कि रोडवेज में जो जो कंपनीज लगी हुई हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है इंडिया के अंदर। जो बजट के अंदर एलोकेशन है, बहुत बड़ा एलोकेशन है इस सेक्टर के अंदर। बहुत बुलिश हूं मैं इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये उससे रिलेटेड सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। और इसके अंदर आप सीमेंट कैसे कह रहे हैं, सीमेंट एक बहुत बड़ा इसका इनपुट होती है, और सो इज आयरन एंड स्टील। तो इसको आप देख सकते हैं। एक और सेक्टर आपके बिना पूछे मैं बोल रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल को हमने देखा था, पूरे वर्ल्ड की ड्रग फैक्ट्री है इंडिया बनने जा रहा है, पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देखेगा। हमने कोविड में देखा था, हमने सोल्यूशन दिया पूरे वर्ल्ड को अपनी वैक्सीन लाके। तो ये मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये इवेंट होते हैं जहां वर्ल्ड की अटेंशन जाती है कि ये कौन सी कंट्री है जहां पर ये सारी इनोवेशन हो रही है, R&D हो रही है। तो एक इंडिया जो है एक फार्मास्यूटिकल हब बनने वाला है, बना हुआ है, और डिफेंसिव सेक्टर भी है। हमारे मार्केट के अगर एक्सपर्ट इस बारे में बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और यहाँ पर हम देखना चाहेंगे, खास तौर पर जैसे पावर सेक्टर है जिसका जेस्टेशन पीरियड काफ़ी लंबा है, अगर जब हम वहाँ पर निवेश करने की सोचते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर का भी हमने यहाँ पर जिक्र किया। शॉर्ट टर्म गेन वाले भी ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जो जल्दी निवेश के ज़रिए अपने अमाउंट को डबल करना चाहते हैं। उस लिहाज से ऐसे निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? मैंने एक कॉलर ने पूछा था यूको बैंक के बारे में। मैं PSU बैंक्स को कहता हूं ये मल्टी बैगर्स बनेंगे, आप इसमें बने रहिए, इसको बाय करिए। लेकिन इसकी अवधि जो है थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर जो सबसे बीटन डाउन सेक्टर जो कि पिछले हफ्ते में हुए हैं उसके अंदर बाय ऑन डिप करेंगे तो उनको इस हफ्ते में काफी गेन मिलेगा। जी, तो चलिए नरेंद्र जी, आप इस शो पर जुड़े, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किया, हमारे तमाम निवेशकों को भी जानकारी दी, हमारा भी ज्ञानवर्धन किया स्टॉक से जुड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर अपने विचार साझा करने के लिए और जोड़ने के लिए। तो कोशिश